औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ व्हाट्सएप एकेडमी के एक और लेक्चर के साथ। हमने एक्सरेज को पढ़ा है, तो एक्सरेज के साथ ही एक रिलेटेड टॉपिक है एंड दैट इज मोज़ले लॉ। एक रिवोल्यूशन था, पीरियोडिक टेबल के लिए भी मतलब बेस बना, उसके चेंजेस में भी बेस बना। और दूसरा ये है कि जो एक्सरेज प्रोडक्शन में हम टारगेट मेटल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको मतलब ये है कि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर वहाँ पे जो टारगेट मेटल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सपोज टंगस्टन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मैं कोई और मेटल इस्तेमाल करूँ जो एक्सरेज एमिट होती हैं, जो स्पेक्ट्रम बना है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह या एटॉमिक नंबर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर का और एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी का जो है ना वो क्या रिलेशन है आपस में। तो ये कुछ सवालात है, इनके जवाबात के लिए लेक्चर जो है लाजमी आप देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलो अपने पेन और नोटबुक वगैरह निकालें ताकि साथ में आप अपने नोट्स भी बनाएं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रिटन है कि एक्सरेज का जो फ्रिक्वेंसी है और एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, उनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो वो एक फॉर्मूला है, वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, ये रिलेशन क्या है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही थी, एक्सरेज की प्रोडक्शन इससे पहले हमने जो है ना वो की है, वो लेक्चर आप व्हाट्सएप एकेडमी पे देख सकते हैं। तो एक्सरेज प्रोडक्शन में हमने एक टारगेट मेटल को इस्तेमाल किया था, कुछ इस शेप का था। ठीक है, और यहां से कुछ एक्सरेज इमिट हुई थी। ठीक है, एक्सपेक्ट्रम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट्रम एक्सरेज का बना हुआ था। तो यहाँ पे जो टारगेट मेटल था, हम उसी टारगेट मेटल को लेते हैं और इसी पे बात करते हैं। यस, एक्सरेज को रोएंटगेन ने डिस्कवर किया था और ये जो डिस्कशन है अब ये मोजली, हेनरी मोजली ने की है। ठीक है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास जो है ना वो शेल मौजूद है किसी भी एटम में। ठीक है, अब फिनोमेना क्या होता है, फिनोमेना ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सपोज ये हमारे पास एक तीसरी शेल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब फिनोमेना ये होता है, जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वाली बात हमने की थी, कहाँ पे की थी, यस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वाली बात हमने की है। आई फॉरगेट द लेक्चर, कौन सा लेक्चर में हमने एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को डिटेल में जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। यस, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वहां पे आप देखें तो वहां पे मैंने डी एक्साइटेशन वगैरह की बात की है। ये एक फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करते हैं। हम कहते हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन है। सिंपल, आप स्कूल और कॉलेज की जो माइग्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन है, मतलब एक शेल से दूसरे शेल में जाना। ठीक है, अगर वो एनर्जी लेगा तो वो एक्साइटेशन करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा तो डी एक्साइटेशन करेगा। तो ये एक फिनोमेना चलता आ रहा है, ये एक फिनोमेना चलता आ रहा है। इसी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, हेनरी ने अराउंड 36 टारगेट एलिमेंट्स को लिया, अराउंड 38 एलिमेंट्स को उन्होंने जो है ना वो अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए। और ये आप देख लें, यहां से लेके ये ऑलमोस्ट आर्गेंटम तक 79, यहां तक इस रेंज में उन्होंने एलिमेंट्स लिए। मतलब यह है कि यहां पे एक टारगेट मेटल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 38 एलिमेंट्स यहां पे ट्राई किए। 38 एलिमेंट्स के बाद उन्होंने बात की तो सारों में ये फिनोमेना हो रहा था। उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है एक्सरेज प्रोडक्शन के लिए, और इस एक्सरेज को उन्होंने जज किया। लेकिन यहां पे इतने सारे एलिमेंट्स और इसमें ऑलमोस्ट जो वेवलेंथ रेंज को उन्होंने कवर किया, दैट इज 0.4 टू 0.8 एंगस्ट्रॉम। मतलब यह है कि 38 एलिमेंट्स और इस वेवलेंथ रेंज में ये सारी एलिमेंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए। और फिर उसने एक जो है ना वो मतलब एक रिवोल्यूशन उसकी बात से मतलब सामने आया, और वो क्या था, उन्होंने कहते कि जब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, तो जिस तरह हमने एक्सरेज प्रोडक्शन में ये बात की थी कि जब ये यहां से अगर कोई बम्बारमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है और यहां से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है और नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है, तो जो
रेडिएशन एमिट करता है वो क्या होते हैं, वो एक्सरेज होते हैं। क्या होते हैं, एक्सरेज होते हैं। ये बात की थी रेंजन ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्सरे स्पेक्ट्रम को लिया और इसी स्पेक्ट्रम को इन्होंने जो है ना वो इस एक्सरे स्पेक्ट्रम को इन्होंने ऑब्जर्व किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किए। तो इसने कहा कि जो ये एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ द एक्सरेज, एनर्जी ऑफ द एक्सरेज डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर, डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यही पे हम इसको, ये हमारा बेस है मतलब इस पूरे डिस्कशन का, कि जो ये हमारे पास एक्सरेज आते हैं, इस एक्सरे स्पेक्ट्रम को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसकी वेवलेंथ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद 38 एलिमेंट्स को जब उन्होंने डिस्कस किया और ये सारा कुछ उसने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने एक सपोजिशन मतलब की थी, और वो सपोजिशन के लिए उन्होंने प्रॉपर एविडेंस दिए कि जब हमारे पास हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को रिलेट करती है एटॉमिक नंबर के साथ, इसकी एनर्जी को रिलेट करती है एटॉमिक नंबर के साथ, इसमें वेरिएशन काज होता है। अब ये क्यों, देखें, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एटॉमिक नंबर के लिए। ये तो तकरीबन आप सबको पता होगा, बच्चे तो अब है नहीं, कि ये न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एटॉमिक नंबर के लिए, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब ये कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो यहां पे ये वेरीज करेंगे। अगर ये एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, तो यहां पे ये वेरीज करेंगे। मतलब ये है कि जो वेरिएशन आती है एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, इट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज में प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस वेरिएशन के लिए। तो उन्होंने कहा था कि ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है एटॉमिक नंबर के साथ, और एटॉमिक नंबर के चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो यहां से ये बात आती है कि आया मोज़ले लॉ एम्पेरिकल लॉ है? यस, ये एम्पेरिकल लॉ है। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा होगा, ये लॉ की पहले दफा सुन रहे हैं। यस, अगर एमसीक्यूज में आ जाए ना कि मोज़ले लॉ एम्पेरिकल लॉ है, यस, ये एम्पेरिकल लॉ है, क्योंकि इसका कंसर्न किस चीज से होता है, विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सरेज एमिटेड बाय द एटम। जो एक्सरेज एटम एमिट करता है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका कंसर्न होता है, वहीं पे इसकी जो है ना वो वेरिएशन आती है। तो लिहाजा वी कैन से कि जो मोज़ले लॉ है, मोज़ले लॉ इज एम्पेरिकल लॉ। अब ये एम्पेरिकल क्यों है? एम्पेरिकल लॉ concerns with the characteristics of X-rays emitted by atom. X-rays emitted by atom. Yes, इसके साथ इसका कंसर्न होता है। तो इट मींस कि हमारे पास ये जो मोज़ले लॉ है, ये एम्पेरिकल लॉ है। ये जो मोज़ले लॉ है, ये क्या है? ये एम्पेरिकल लॉ है। तो अब इसको आप थोड़ा सा समझ लें कि बेसिकली हमारे पास जब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, इस तरह एक्सरेज की एमिशन होती है। इस एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन ये एक स्पेक्ट्रम को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया था। उन्होंने एल्यूमिनियम से लेकर आर्गेंटन तक ऑलमोस्ट 38 एलिमेंट्स को किया, इतने वेवलेंथ का रेंज उसने कवर किया। और फिर उसने कहा था कि ये जो एनर्जी बेसिकली होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। किस चीज पे? एटॉमिक नंबर पे। सपोज अगर हम इफ वी मेजर द एनर्जी ऑफ emitted X-rays, so we can calculate, yes, we can calculate what? Atomic नंबर। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इन एक्सरेज की एनर्जी को मेजर करें, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर को। ये बेसिकली पूरा थीम है। तो अभी मैं इसके इंपॉर्टेंस पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन को टच करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि बेसिकली ये फिनोमेना होता क्या है
और ये कुछ एमसीक्यूज के लिए आपके पास पॉइंट्स आ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम आते हैं मैथमेटिकल पोर्शन पे। अच्छा गाइस, अब मैथमेटिकली इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली हम कुछ वेरिएबल्स को लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड होती हैं वो रिलेशन में किसके साथ होती हैं। तो यहां पे हम अब बात कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ एमिटेड एक्स रेज in relation with atomic number, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब किस तरह, तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास होता है कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप मैक्स प्लैंक क्वांटम के लेक्चर में चले जाएं वाइट अकेडमी में, तो वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी, इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है किस चीज के साथ, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसको अब देखिए ये ला की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होता है Z माइनस बी, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो ये बराबर हो जाएगा A और ये Z माइनस बी। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर ये A एंड B ये क्या है, A एंड B बेसिकली हमारे पास है कांस्टेंट, इसको आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। तो अगर आपने स्क्रीनिंग और शील्डिंग का फिनोमिना पढ़ा है कि जब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, एंड शेल टू शेल जो कि शेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप के शेल को ले ले, एल को ले ले, एम को ले ले, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और सो ऑन, उनके दरमियान रिपल्शन होती है। कलेक्टिवली इसको फिर हम कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये दोनों वो कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, वही कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो दोनों कांस्टेंट है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं किस चीज से, तो ये इंडिपेंडेंट, हाँ, एलिमेंट के किस प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं अब एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये है कि इसका एलिमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ एन एलिमेंट, हाउएवर, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं होता, डिपेंड ऑन एक्सरेज, डिपेंड ऑन एक्सरेज। मतलब ये है कि ये एलिमेंट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो एक्सरेज इमिट होती है, जो एक्सरेज सीरीज होती है, जिस तरह के अल्फा के बीटा, ठीक है, एल अल्फा एल बीटा, एम अल्फा एम बीटा, तो ये जो सीरीज होती है, ठीक है, या फिर आप बाल्मर पास्चन पपन, ठीक है, इन सीरीज को अगर आप देखें उस पे फिर ये डिपेंड करती है, उस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अगर हम सपोज ले लें के सीरीज के लिए कि के सीरीज के लिए ये फॉर्मूला किस तरह काम करेगा, तो के सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होगा, यहां पे A विल बी इक्वल टू 3RC डिवाइडेड बाई 4, 3RC डिवाइडेड बाई 4, एंड B विल बी इक्वल टू 1, एंड B विल बी इक्वल टू 1। तो अगर यही वैल्यूज हम उठाएं, इसको हम यहां पे कर ले, तो फॉर्मूला हमारे पास है कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब एक ही जगह हमने 3RC डिवाइडेड बाई 4 लगा लिया और ये Z माइनस बी आ गया, Z माइनस बी आ गया। अब यहां पे R क्या है, तो R बेसिकली हमारे पास है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला इस तरह होगा, ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह होगा। तो मतलब ये है कि के सीरीज के लिए, अब यहां पे देखें इस फॉर्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को
इसको, या वहां पे जो मेन फॉर्मूला है कि अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जी माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमने अंडर रूट को स्क्वायर के साथ खत्म किया। इस स्टेप को आप देखें, ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है। और उस साइड का हमने, जब दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो एक तरफ तो अंडर रूट खत्म हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या गया है, यस, उसके ऊपर अंडर रूट स्क्वायर आ गया है। क्योंकि ये आपको वो दे सकते हैं एमसीक्यूज में कि विच लॉ इज दिस वन, ठीक है। तो फिर या मैथमेटिकल फॉर्म किस लॉ का है, तो फिर आपके नॉलेज में ये बात हो कि ये बेसिकली आपको वो दे रहे हैं क्या, यस, मोजले लॉ दे रहे हैं। तो वहां पे फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाई है, ठीक है। तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद में आपको इसका इंपॉर्टेंस बनाता हूं, ठीक है। और ये ए और बी जो कांस्टेंट है तो वो मैंने आपको बता दिया की सीरीज के लिए ये फार्मूला आप इस तरह देख ले। तो आप जब ये आंसर करेंगे, अगर इस पे सवाल आता है पेपर में, तो ये अगर आप एक स्टेप 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो अच्छे मार्क्स दे दे और आप अपने एग्जामिनर को इससे क्या करें, यस, इंप्रेस कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंस ऑफ मोजले लॉ पे अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक नंबर। तो इट मींस कि यहां पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लें, अकॉर्डिंग टू द लॉ या बिकॉज ऑफ दिस लॉ, एटॉमिक नंबर इज मोर important than atomic mass and atomic mass। और क्यों, तो आप देखिए सेकंड पॉइंट में, because of this reason entire periodic table was चेंज एंड डिजाइन। चेंज के बाद ये फिर डिजाइन हुआ, क्योंकि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है वो अब है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड द थर्ड पॉइंट, लॉ आल्सो हेल्प अस इन डिस्कवरिंग न्यू एलिमेंट्स, क्योंकि यहीं पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एक्सरेज बीम या एक्सरेज स्पेक्ट्रम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर काम किया जाए तो न्यू एलिमेंट, या अगर वहां पे हेनरी मोजले ने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी तो जो सूटेबल अरेंजमेंट है, या पीछे कुछ न्यू एलिमेंट डिस्कवर भी हुए, जो सूटेबल अरेंजमेंट है वो फिर क्या है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। तो इट मींस कि इस लॉ का बेसिक फायदा क्या हुआ, द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, इन द रोल ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द रीडिजाइनिंग ऑफ द periodic table, so that's why this law is much more important as compared to the rest of the few laws। तो यहाँ पे मोजले लॉ को हम वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। हमने कोशिश की है कि इस पे कुछ चीज़ों को जो मतलब आपके कोर्स में शामिल है लेकिन बुक में मेंशन नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।